नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स में चीन दुनिया में अव्वल। मौसम के गुब्बारों से बदलते लहासा की तस्वीरें। 2025 में धीमी होगी वर्ल्ड इकोनॉमी की ग्रोथ, यूएन की रिपोर्ट। अब समाचार विस्तार से। चीन ने अब तक करीब 16,000 साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स बना लिए हैं, जो देश के 95% जिलों तक फैल चुके हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। इतना ही नहीं, चीन ने इन इंक्यूबेटर्स को 50 से ज्यादा देशों तक फैला दिया है, जिससे एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया है। अब तक 3 लाख से ज्यादा साइंस टेक कंपनियां इन इंक्यूबेटर्स की मदद से खड़ी हुई हैं और 5,000 से ज्यादा कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो चुकी हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 33 नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सेंटर्स भी बनाए हैं, जिनकी मदद से अब तक 672 महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज में ब्रेक थ्रू मिला है और 7,000 से ज्यादा इन्वेंटेशन पेटेंट्स फाइल किए जा चुके हैं। इस साल जनवरी से अप्रैल के बीच चीन की रेलों से करीब 1.5 अरब यात्राएं की गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है और पिछले साल के मुकाबले 5.9% ज्यादा है। इस दौरान हाई स्पीड बुलेट ट्रेनों की एक नई खेप भी शुरू की गई है, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इससे सफर और भी तेज और आरामदायक हो गया। हर दिन औसतन 11,224 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, जो पिछले साल से 7% ज्यादा है। टूरिज्म के मामले में भी रेल ट्रैवल बढ़ा है। सिर्फ पहले 4 महीनों में 367 टूरिस्ट ट्रेनें चली, यानी 23% का उछाल। चीन के दक्षिण पश्चिमी प्रांतों जैसे सिचुआन, यूनान और क्वेचो में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल अच्छी पैदावार की उम्मीद है। सिचुआन में सर्दियों का गेहूं काफी अच्छी हालत में है और कीड़े मकोड़े या बीमारियों का असर बहुत कम रहा है। खेतों में हाईटेक तरीके से फसल उगाने की वजह से उत्पादन बढ़ा है। वहीं यूनान और क्वेचो में भी जमीन पर की गई स्टडी से पता चला है कि फसल अच्छी है। कृषि मंत्रालय के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार फसल की 3 अहम बातों, बालियों की संख्या, हर बाली में दाने और दानों का वजन भी सुधार देखा गया है। हर दिन सुबह 7:15 बजे चीन के शिजांग स्वायत्त प्रदेश की राजधानी लासा में लहासा मौसम केंद्र की सीनियर मौसम विज्ञानी शेरिंग डेकी एक खास काम करती हैं। वो मौसम का गुब्बारा उड़ाती हैं। पिछले 26 वर्षों से ये सिलसिला बिना रुके चल रहा है। ये गुब्बारे न सिर्फ मौसम की जानकारी भेजते हैं, बल्कि लहासा शहर के बदलते चेहरे की भी झलक दिखाते हैं। जहां कभी सिर्फ खेत थे, आज वहां रेलवे स्टेशन, हाईवे और सोलर प्लांट्स नजर आते हैं। कैमरे वाले इन गुब्बारों से दिखता है कि कैसे पुराने मंदिरों के साथ साथ आज के मॉडर्न बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं। 1970 के दशक से लहासा में मौसम गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं। डेकी कहती है कि सिर्फ 1 सेकंड की देरी भी इस प्रक्रिया में गड़बड़ी मानी जाती है। उनके मुताबिक मौसम विज्ञान में छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। जापान में हर 3 में से 1 व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है। इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है ज्यादा नमक खाना। इसी को ध्यान में रखते हुए जापान सरकार ने नमक कम करने की मुहिम शुरू की है। टोक्यो के एक रेस्टोरेंट में अब लो सॉल्ट टेम्पुरा और सोबा सर्व किए जा रहे हैं। हर डिश में सिर्फ 2 से 3 ग्राम नमक होता है। ग्राहक चाहे तो डिपिंग सॉस को भी और हल्का कर सकते हैं। टेम्पुरा बनाते समय सॉस में नमक नहीं डाला जाता, बल्कि साइड में नमक शेकर्स दिए जाते हैं। जापान के हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जापानी लोग हर दिन औसतन 9.8 ग्राम नमक खाते हैं, जबकि WHO की सलाह है कि 5 ग्राम से ज्यादा ना हो। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने वाली है। 2024 में जहां ग्रोथ रेट 2.9% रहने का अनुमान है, वहीं 2025 में ये घटकर 2.4% रह सकता है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है बढ़ता ग्लोबल अस्थिरता, ट्रेड वॉर और पॉलिसी को लेकर भ्रम। अमेरिका और कुछ देशों के बीच बढ़ते टैरिफ और जवाबी फैसलों ने इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पर असर डाला है। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। दुनिया के समंदर हमारे धरती की सतह का 70% हिस्सा घेरते हैं और हमारे मौसम, ऑक्सीजन और करोड़ों लोगों की जिंदगी का बेस बनते हैं। लेकिन आज ये समंदर क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी की गिरावट और गंदगी जैसे बड़े संकटों से जूझ रहे हैं।
ऐसे में हर साल 8 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ओशन डे हमें याद दिलाता है कि अब सिर्फ बातें करने का टाइम नहीं है, अब एक्शन लेना जरूरी है। इस बार की थीम है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट, यानी अब बात नहीं सीधे काम। समंदर और क्लाइमेट की सुरक्षा के लिए मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। वर्ल्ड ओशन डे पहली बार 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुई अर्थ समिट में सुझाया गया था, लेकिन 2008 में यूएन ने इसे ऑफिशियली मान्यता दी। तब से हर साल इसे मनाया जाता है। शुरुआत में इसके थीम थे आवर ओशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी बातें, लेकिन अब थीम्स एक्शन ओरिएंटेड हो गई हैं। 2025 की थीम उसी दिशा में है, प्लान बनाओ नहीं कुछ करके दिखाओ। ग्लोबल लेवल पर 30 बाय 30 टारगेट तय किया गया है, यानी 2030 तक धरती और समंदर के 30% हिस्से को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन सच यह है कि आज सिर्फ 8% ओशन ही संरक्षित है। साफ है कि हमें तेजी से काम करना होगा। समंदर सिर्फ देखने के लिए खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो धरती का तापमान कंट्रोल करते हैं, 50% ऑक्सीजन देते हैं और हर तीसरे इंसान की रोजी रोटी इन्हीं से चलती है, जैसे मत्स्य पालन, टूरिज्म, समुद्री व्यापार। लेकिन जरा सोचिए, हर साल 80 टन प्लास्टिक समंदर में जा रहा है, हद से ज्यादा फिशिंग हो रही है और एसिड लेवल बढ़ने से कोरल रीफ्स तबाह हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो कई समुद्री प्रजातियां हमारी आंखों के सामने गायब हो जाएंगी। भारत ने समुद्री संरक्षण के लिए कई जबरदस्त कदम उठाए हैं। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की देखरेख में 130 से ज्यादा समुद्री संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें सुंदरबन और गल्फ ऑफ मन्नार जैसे इलाके शामिल हैं। भारत ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया है, जिसमें समंदर और नदियों दोनों की डॉल्फिन्स को बचाने पर फोकस किया जा रहा है। डुगोंग कंजर्वेशन टास्क फोर्स के जरिए डुगोंग और उनकी सी ग्रास हैबिटेट को भी बचाया जा रहा है। सिर्फ संरक्षण ही नहीं, भारत का डीप ओशन मिशन भी जबरदस्त है। करीब 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें समंदर की गहराई में रिसर्च, माइनिंग और क्लाइमेट से जुड़े स्टडीज शामिल है। इंडिया अब 6000 मीटर तक जाने वाली सबमरीन भी बना रहा है। वहीं चीन ने अपने समुद्री इलाकों में 326 से ज्यादा संरक्षित क्षेत्र बनाए हैं, जो उसकी समुद्री सीमा का करीब 13% हिस्सा कवर करते हैं, यानी वो यूएन के तय किए गए 10% के लक्ष्य से भी आगे निकल चुका है। चीन की पॉलिसीज में इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है, यानी विकास के साथ साथ नेचर को बचाना भी उतना ही जरूरी है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को बहाल करना हो या साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल रिफ बनाना, चीन तेजी से काम कर रहा है। चीन की विदेश नीति भी अब समंदर की तरफ झुक गई है। उसका मैरीटाइम कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर आइडिया कहता है कि ओशन किसी एक देश का नहीं, हम सबका फ्यूचर है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए वो दुनिया के कई देशों जैसे कंबोडिया, मेक्सिको के साथ मिलकर कोरल रिफ बचाने और फिशरी मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। भारत की पॉलिसी लोकल लेवल पर ज्यादा फोकस्ड है। राज्य सरकारें और समुदाय मिलकर काम करते हैं। इससे लोगों की भागीदारी बढ़ती है, लेकिन कई बार लागू करने में फर्क दिखता है। वहीं चीन का मॉडल ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी केंद्र सरकार प्लान बनाती है और तेजी से उसे लागू करती है। उधर टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों देश आगे हैं। भारत अपनी लागत कम रखने वाली टेक्नोलॉजी बना रहा है, वहीं चाइना अंडर वाटर ड्रोन और बड़ी माइनिंग मशीनों पर फोकस कर रहा है। वर्ल्ड ओशन डे सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक मौका है सोच बदलने का और मिलकर कुछ करने का। भारत और चीन दोनों ने दिखाया है कि समंदर की रक्षा सिर्फ एक देश का काम नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ने के लिए दोनों देशों को चाहिए हाईटेक मॉनिटरिंग जैसे सैटेलाइट और एआई से निगरानी, ब्लू फाइनेंस यानी ग्रीन बॉन्ड और कार्बन क्रेडिट के जरिए फंडिंग, इंडिया चाइना जैसे देशों की साझेदारी, खासकर इंडियन ओशन इलाके में। अगर हम 2030 तक 30% ओशन और धरती को बचाना चाहते हैं तो अभी से मिलकर काम करना होगा, तभी इकोनॉमिक ग्रोथ और पर्यावरण दोनों साथ चल सकेंगे। तो चलिए इस वर्ल्ड ओशन डे पर समंदर के लिए एक्शन लीजिए, क्योंकि समंदर बचेगा तभी कल बचेगा। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।